Okay, so today we are supposed to talk about Connecticut Compromise और last time जो discussion हम लोगों ने की थी बेसिकली वो हम लोगों ने इसके ऊपर की थी कि जो फेडरलिस्ट्स थे और एंटी फेडरलिस्ट्स थे दे हैड कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन उनके जो ओपिनियंस थे दोज ओपिनियंस वर बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी और उस वजह से ही जो है एक क्लैश आ गया था वाइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब मिल रहे हैं? ये फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में मिल रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जो कल का लेक्चर था उसमें ओवरऑल इसकी डिस्कशन जो है वो हमने की है। एंड ऑन फेडरलिस्ट साइड देयर वाज जॉर्ज वॉशिंगटन हु वाज हेडिंग फेडरलिस्ट साइड, एंड ऑन एंटी फेडरलिस्ट साइड वी हैड थॉमस जेफरसन। तो दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन रखते हैं। एंड आई टोल्ड यू दैट दिस वन इज एरिस्टोक्रेटिक क्लास and this one is peasantry class or you can say agriculture based क्लास जो कि जिनका जो जरिया मुआश है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एंड लेटर ऑन जाकर आप लोग जब स्लेवरी का टॉपिक करेंगे, जब सिविल वार करेंगे, ये सारे टॉपिक्स अभी आप लोगों ने करने हैं, तो वहां पर आप लोगों को ये डिवाइड जो है रिच पुअर डिवाइड ये बड़ी डोमिनेंट नजर आएगी। और किस तरीके से सिविल वार होती है, सिविल राइट्स मूवमेंट का टॉपिक अलग है, वो वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है स्टिल नजर आएंगी। एनीवे सो टू अब होता क्या है कि ये जो इनका क्लैश आ गया, जाहिर है अब एक मिड वे चाहिए था। अब एक सेंट्रल ग्राउंड की जरूरत थी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ऑल द क्लैश दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन फेडरलिस्ट्स एंड एंटी फेडरलिस्ट। सो होता क्या है कि जी कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज जो है वो दिया जाता है। अब कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस compromise or this kind of solution was basically given in Connecticut, which is one of the 50 states of the United States of America. So this is how it is called a Connecticut Compromise. And ये आपने यहाँ पर slides में देख रहे हैं लिखा हुआ है, finally a middle ground called Connecticut Compromise was given by Roger Sherman. तो ये नाम जो है प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, तो इसको आप जो है लिख लीजिएगा। एनी हाउ कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज जी रॉजर शर्मन ने दिया। और कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में बेसिकली क्या चीजें डिस्कस की गई? अच्छा, इसको ग्रेट कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है और इसको शर्मन कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है। ही गैदर्ड द पॉइंट्स फ्रॉम बोथ, मतलब ये कि फेडरलिस्ट के पॉइंट्स भी इकट्ठे किए हैं और एंटी फेडरलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर एक कलेक्टिव स्टेटमेंट जो है वो पेश की गई है। और अब हम इसके की टेक अवेज देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें जो हैं वो रॉजर शर्मन ने डिस्कस की। देयर विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपने एक वहां पर चीज नोट की होगी कि जो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट थे उनका बेसिकली, जो फेडरलिस्ट थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक क्लास। हाउ? अब वो डायरेक्टली तो उसके अंदर मैंने नहीं लिखा हुआ, बट अगर आप ये चीज नोट करें कि उसने लिखा हुआ था वहां पर हम मैंने कि फेडरलिस्ट वाले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ था कि लिमिटेड राइट टू वोट। सो लिमिटेड राइट टू वोट्स का मैंने आपको मतलब बताया था वहां पर क्या है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो सिर्फ वोट डाल सकती है, यानी कि जो अमीर तबका है वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकता है। तो इस चीज को, और एंटी फेडरलिस्ट क्या कह रहे थे कि सबको राइट होगा वोट करने का। सो इन दोनों का एक मिडल वे जो है वो निकाला गया। और वो मिडल वे क्या था कि देयर विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा दैट विल बी इनडायरेक्ट। अब वो इनडायरेक्ट कैसे होगा? अगर आप थोड़ी सी भी नो हाउ रखते हैं यूएस हिस्ट्री की या इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से अमेरिका में होता है, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज पहले बनाया जाता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी बेस पर फिर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। क्या डेमोक्रेट्स के ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक सेटअप आएगा, रिपब्लिकन्स वाली साइड के ज्यादा होंगे तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो है वो सामने आ जाएंगे। सो पीपल विल वोट एन इलेक्टोरल कॉलेज, लोग इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करेंगे एंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, और वो वाला इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। तो अभी ये सबसे पहला जो पॉइंट है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में, उसको आराम से इन्होंने डिस्कस कर दिया है कि एक मिडल वे निकाला है ना। तो इसके अंदर फेडरलिस्ट का आपको कोई भी एलिमेंट नजर आ रहा होगा,
ना ही आपको एंटी फेडरलिस्ट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर डोमिनेंट नजर आ रहा है. सो देयर इज अ मिडल ग्राउंड. अच्छा, कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज इज इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट के आपको 10 मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है. ठीक है, तो आपने इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखना है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने इसको जो है वो तैयार करना है. Anyhow, people will vote an electoral college, and that electoral college will elect the president, and then we have there will be bicameral legislature. हमारा जो legislature होगा that will be bicameral. अभी जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है bicameral legislature है हमारा, इंडिया में bicameral legislature है. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आता है सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो दिस इज बेसिकली bicameral legislature. And it was decided also there that there will be bicameral legislature in the United States of America. There will be House of Representatives. एक होगा House of Representatives जो कि population based होगा, और एक होगा सेनेट जो कि आपका इक्वेलिटी बेस होगा. अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको पहले ये पढ़ा दूं एंड देन आई विल कंपेयर इट विद पाकिस्तानी सेटअप एंड यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ दीज बोथ सेटअप्स आर सेम समहाउ. ठीक है, सो दिस विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड कांग्रेस, और ये जो कलेक्टिवली होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, इसको कलेक्टिवली कहा जाएगा कांग्रेस. ठीक है, ये जो सेनेट है ये बेसिकली अपर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ये बेसिकली लोअर हाउस है. सो इन 1787 फिलाडेल्फिया कन्वेंशन पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन. जब कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर लिया गया, सारी स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया, फेडरलिस्ट भी इस पर मान गए और एंटी फेडरलिस्ट भी इस पर मान गए. सो इन 1787 फिलाडेल्फिया कन्वेंशन पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ये वही फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जहां पर इनका क्लैश आ गया था फेडरलिस्ट का और एंटी फेडरलिस्ट का. बट नाउ everything is resolved after Connecticut Compromise given by Roger Sherman, and in 1787 Philadelphia Convention passed the Constitution. अब Constitution पास कर दिया Philadelphia Convention ने. और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान जैसा सेटअप ही है. पाकिस्तान के अंदर भी आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए एक नंबर ऑफ मेजोरिटी की जरूरत होती है. आई थिंक 2/3 की मेजोरिटी आपको चाहिए होती है या 3/4 की. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल टेल यू लेटर ऑन. बट स्टिल इधर अमेरिका की अगर हम बात करें तो 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आपके चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू रेटिफाई एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन और एनी. अच्छा, मैंने आपको ना अमेंडमेंट का सारा प्रोसेस बताना है यूएस हिस्ट्री में, कि अमेरिका के अंदर कोई भी अमेंडमेंट अगर आपने किसी कॉन्स्टिट्यूशन की करनी होती है तो वो किस तरीके से की जाती है या कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका. ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हमारे कल के लेक्चर में वो टॉपिक भी आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, 3/4 नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शेल रेटिफाई कॉन्स्टिट्यूशन. अब 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इट इज 9 out of 13. As you people know that there were 13 states at that time who were initially colonies and now British have left. तो यहाँ पर अब जो है वो colonies नहीं रही हैं, they are now states. तो 13 में से जो 9 states हैं वो जब इसको रेटिफाई करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो प्रॉपर जो है वे में फंक्शनल हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा in the United States of America. So in 1788 it was ratified, and in 1789 first Congress was formed. This is very important. First Congress, when first Congress was formed, it was formed in 1789. When Constitution became operational in the United States of America, it became operational in 1789, not in 1787. 1787 को सिर्फ पास किया गया था. ठीक है, ये इसी तरह ही है जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक इंडो पाक हिस्ट्री में जो टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला, उसमें भी एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है. वो समझते हैं कि 8th of March को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था. हाउएवर दिस वाज नॉट द केस. लियाकत अली खान बेसिकली प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन on 8th of March and 1949, and it was accepted on 12th of March. ठीक है, इसको एक्सेप्ट जो है किया गया था 12th of March को. ये मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आपको बता रही हूँ. सो सिमिलर इज द केस हियर. आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े ध्यान से देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 1787, it was ratified in 1789, however it was implemented in 1789. ठीक है, सो 87, 88 और
और 89, these 3 years are extremely crucial जब आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. So now I'm going to talk little bit about Congress structure. This is not going to be asked in your exam. However, this is really important in a context कि आपको यहाँ से कोई MCQs आ सकता है एंड इंशाल्लाह व्हेन यू विल क्वालिफाई द रिटन पार्ट तो ये आपका आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा. तो काइंडली इस कंटेंट को, इस मटेरियल को संभाल के रखिएगा, इन लेक्चर्स को संभाल के रखिएगा. आपकी रिवीजन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों पर वो दिन लेकर आए. आप लोगों को बड़ी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, तो ये वहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा. सो आई थॉट कि मैं अपना जो है आपको इस सेशन में ये भी पढ़ाऊं. ठीक है जी. सो जो कांग्रेस है इसको बेसिकली 2 हाउसेज में डिवाइड किया जाता है. मैंने आपको पहले बताया है कि एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक है सेनेट. अब आप अगर पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखेंगे, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, हमारे कलेक्टिवली उसको कांग्रेस नहीं कहा जाता, हमारे कलेक्टिवली उसको पार्लियामेंट कहा जाता है. ठीक है, पार्लियामेंट का इजलास हुआ, पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कांग्रेस सेशन होता है. पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट सेशन होता है. एनी हाउ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये जी इनका लोअर हाउस है. हमारे यहाँ पर जो है वो नेशनल असेंबली हमारा लोअर हाउस है. देन कम सेनेट. सेनेट इनका अपर हाउस है. सिमिलर इज अवर केस, हमारा भी जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहा जाता है. अच्छा, 435 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के. ठीक है, और 4 इयर्स की इनकी टर्म होती है. 4 साल की मुद्दत के लिए ये लोग आते हैं. लेकिन होता क्या है, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर आफ्टर एवरी 4 इयर्स जो है वो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर 2 साल के बाद एक मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं. चूंकि अभी जो बाइडन का टाइम चल रहा है, तो जो बाइडन के टाइम पर भी मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं जिनमें जो बाइडन गॉट मेजोरिटी एंड वंस अगेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट. और आपको पता है कि अमेरिका की जैसे जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो काफी प्रेसिडेंट्स जो है, कुछ प्रेसिडेंट्स इनके हैं जो कि अपनी 4 साल की टर्म पूरी नहीं कर सके, जो 2 साल बाद ही रिटायर हो गए थे. क्यों? क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ था उनके अंदर उनको वोट्स मेजोरिटी में नहीं हुए और फिर कोई और प्रेसिडेंट जो है वो सामने आ गया. आप इसके अलावा एक और प्रेसिडेंट हैं जिनको हम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट कहते हैं. उनको एक शर्फ हासिल है कि वो 2 बार प्रेसिडेंट जो हैं वो बने हैं. लाइक उन्होंने 2 टर्म्स ली हुई है प्रेसिडेंट की. आई थिंक वो भी, और आई थिंक एक और हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. ड्यूरिंग वार टाइम्स जो हैं वो इस तरह के प्रेसिडेंट्स को टाइम दिया जाता है बिकॉज उस टाइम पर पूरा फोकस जो होता है अमेरिका का, पेंटागन का और CIA और whatever the high-fi institutions of the United States of America, their focus is towards war. So they thought कि हम जो है अपना ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन और ये सारी चीजें अभी नहीं करें. ठीक है, सो वहां पर क्या है कि जी लोअर हाउस आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है. देयर आर 435 मेंबर्स. ठीक है, और ये आपके होते हैं पॉपुलेशन की बेस पर. ठीक है, ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आपके जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं ये आपके पॉपुलेशन की बेस पर होते हैं. नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो पॉपुलेशन की बेस पर होती हैं. और आपको पता है कि पंजाब की नेशनल असेंबली के अंदर सीट सबसे ज्यादा हैं, फिर उसके बाद आपकी सिंध की आई थिंक आती हैं या KPK की, और उसके बाद लास्ट में आपका बलूचिस्तान आता है. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स जो हैं पॉपुलेशन की बेस पर चुनके दी जाती हैं. तो पॉपुलेशन चूंकि बलूचिस्तान की कम है तो बलूचिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में वो भी कम है. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर भी 435 मेंबर्स जो हैं ये आपके पॉपुलेशन की बेस पर जो है वो दिए जाते हैं. ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन की बेस पर जो है वो होते हैं. ठीक है, देन कम्स हाउएवर होल हाउस गोज फॉर मिड टर्म इलेक्शंस. मैंने आपको अगेन ये चीज पहले भी बता दी है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं हर 2 साल के बाद आपके मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट होकर सामने आ जाता है. एंड लास्ट में आपके लिए मेंशन किया गया है इट इज पॉपुलेशन बेस्ड हाउस. ठीक है, ये पॉपुलेशन की बेस पर सीट्स मिलती हैं. लाइक अगर फ्लोरिडा की पॉपुलेशन जैसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं. एनी हाउ, नाउ कम्स सेनेट. सेनेट इज द अपर हाउस. सेनेट जो है वो अपर हाउस कहलाता है. देन देयर आर 100 मेंबर्स. सेनेट के कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं. ये आपको MCQs भी पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज आप इनको इस कॉन्टेक्स्ट में भी काइंडली देख लीजिएगा. 100 मेंबर्स हैं जी. अमेरिका के अंदर सेनेट के कितने मेंबर्स होते हैं? 100
मेंबर्स होते हैं, इनकी 6 ईयर्स की टर्म होती है। एग्जैक्टली पाकिस्तान वाला केस है, पाकिस्तान के अंदर भी जो सेनेट है उसका सिक्स ईयर्स का टर्म होता है, लेकिन एवरी 2 ईयर्स के बाद, सॉरी पाकिस्तान के अंदर तो हर 3 साल के बाद रिटायर होते हैं, इनके हर 2 साल के बाद होते हैं। अब उसकी लॉजिक मैं आपको बाद में बताती हूँ। 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद इसमें से हाफ रिटायर हो जाते हैं, सॉरी 1/3 रिटायर हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर 3 साल के बाद होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन है वो तकरीबन 6 साल 5 साल के बाद आता है, और 1 साल सेनेट की जो टर्म है वो आपकी चलती है, क्योंकि आपके जो पहले वाले मेंबर्स होते हैं वो हाफ वहीं पर रहते हैं और हाफ रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे इस टाइम पर जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो जो सेनेट है बेसिकली वो इनका अपर हाउस होता है, इसके 100 मेंबर्स होते हैं, 6 साल की इनकी टर्म होती है, 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, एंड इट रिप्रेजेंट्स टेरिटोरियल यूनिट्स ऑफ यूएसए। ये यूएसए के टेरिटोरियल यूनिट्स की बेस पर होती है, और ये आपकी इक्वेलिटी की बेस पर होती है। ठीक है, जो सीट्स होती हैं सेनेट की वो आपकी इक्वेलिटी की बेस पर होती हैं। सिंस, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, 2 सेनेटर्स फ्रॉम ईच स्टेट, हर स्टेट से 2 सेनेटर्स इलेक्ट किए जाते हैं। This is the very reason that there are 100 members of Senate in America. How? Because there are 50 states, so from each state there will be 2 senators. So इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 50 plus 50 is equal to 100. So there are 100 members of Senate. I hope it's clear. If there is any ambiguity, you people can ask me so that I may move on. Clear है यहाँ तक आप लोगों को? If there is still any confusion, you people can ask me. 1/3 रिटायर, देखिए इनका सेटअप ऐसा है, ठीक है, इनका सेटअप ऐसा है कि इसमें से हमारे तो हाफ रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। इनका जो है वो यूं होता है, और हमारा भी सेनेट का इलेक्शन 6 साल के बाद आता है, लेकिन इनके 1/3 रिटायर होते हैं। ठीक है, अब आप 100 में से 1/3 खुद ही कर लें कि कितने बनेगा, 100 का थर्ड कितना बनेगा, तो उतने सेनेटर जो हैं वो निकल जाते हैं और नए आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो पहले वाले होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे वो रहेंगे, जो उससे पहले वाले थे वो निकल जाएंगे, और फिर नए वाले ऐड हो जाएंगे। सो हाफ सेनेट कभी भी हाउस खाली नहीं होता। ठीक है, हाउस कभी भी खाली नहीं हो सकता। सो हाउस खाली नहीं हो सकता, इसीलिए हाफ बीच में ही रहते हैं और हाफ जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और 1/3 रिप्लेस होते हैं। आप 100 का रिप्लेसमेंट कर लेना, आप 100 का 1/3 करें तो 25 बनता है, 25 बनता है, ये तो 1/4 बनता है रिजवाना। Actually, I'm not good at maths. This is the very reason that I am actually asking you कि आप बताएं मुझे। ठीक है, अच्छा जी। Now we have our next topic 33.33। अच्छा जी, सेनेट टर्म्स कितने साल की होती है? इनका सेनेट टर्म इनकी 6 ईयर्स की होती है। इलेक्शन 6 ईयर्स के बाद होता है, बट टर्म जो है वो 3 ईयर्स की होती है। ठीक है, बिकॉज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स इनका इलेक्शन जो है वो अगेन होता है। ठीक है, सॉरी आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, सॉरी सॉरी 2 ईयर्स की टर्म। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट ओपन द नेक्स्ट स्लाइड, पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, आज आपको ये टॉपिक भी मैंने बताना है, पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट के। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी पावर्स के बारे में हम बात करने लगे हैं, उसकी अथॉरिटी के बारे में हम बात करने लगे हैं कि कौन कौन सी जो पावर्स हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ठीक है जी, ओके, सो अब हम ये देखने लगे हैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशंस देखने लगे हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। इफ समवन वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट, तो उसको उसके लिए किन किन चीजों का होना लाजिम है उसके ऊपर। ठीक है जी,
सबसे पहले तो 35 ईयर्स ऑफ एज, जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जो एज है इट शुड बी 35 ईयर्स, ठीक है, नॉट लेस देन दैट, ठीक है। 35 साल से कम आपकी उम्र अगर होगी तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। आपने अक्सर प्रेसिडेंट्स देखे हैं जो बड़े, और प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं जो बड़ी छोटी छोटी एज के भी आते हैं, जैसे सिंड्रा आर्डन है, न्यूजीलैंड की जो रही है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनकी एज बहुत कम थी। फिर इसके अलावा स्वीडन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर इसके अलावा कैनेडियन कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, आप उनकी देख सकते हो एज। तो एज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री रूल्स। तो अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर यू यू नीड टू हैव 35 years of age if you want to contest election of president, and then 14 years in USA as a resident, ठीक है। अब ये resident मैंने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पर बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप पैदा यूएसए में हुए हैं और वहां से आप कहीं और मूव कर गए, आपने अपनी सारी जिंदगी वहां गुजारी, जिंदगी के 35 साल आपने वहां गुजारे हैं किसी भी और कंट्री में, फॉर इंस्टेंस फ्रांस में गुजार दिए हैं, एंड 36वें साल में आप पाकिस्तान उधर आते हैं अमेरिका में, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर इलेक्शन ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट, ठीक है। द थिंग इज कि यू हैव टू बी रेजिडेंट, ठीक है, आपको 14 साल यूएसए का रेजिडेंट होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है। देन कम्स नॉट इंसॉल्वेंट, मतलब पीने पीने पिलाने वाला जो शौक होता है वो आपको ना हो, ठीक है। किसी किस्म की आप ड्रग एडिक्ट ना हो, किसी किस्म की आप इस तरह की अल्कोहलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड ना हो। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी देयर इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देन कम्स नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, आपको अनसाउंड माइंड जो है आपका ना हो, मतलब ये कि दिमागी तवाजन आपका ठीक हो, ठीक है। तो ट्रम्प के बारे में यूजुअली ये भी कहा जाता था कि थोड़ा सा इसके साथ मेंटल इश्यूज हैं, सो ही इज नॉट फिट फॉर द पोस्ट ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट। हाउएवर अगर आप थोड़ा रैशनल वे में देखें तो ही वॉज सम हाउ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द क्राउड, जो कि आ चुका है बहुत पहले। कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे आए हैं हु वर apparently sane but their policies and their rules and regulations were somehow lunatic, anyhow। सो नेचुरल बॉर्न ऑफ यूएसए, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं कंट्री से आए हैं और अमेरिका के अंदर उन्होंने जो है परमानेंट रेजिडेंट वहां के बनने के बाद, इमिग्रेशन होने के बाद उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए फाइल किया है, ऐसा नहीं है। द पर्सन शुड बी नेचुरल बॉर्न ऑफ यूएसए, उनको यूएसए का नेचुरल बॉर्न होना जरूरी है इस चीज के लिए। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस जो आपको एक प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका के अंदर चाहिए होती हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। द फर्स्ट वन इज ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको ये चीज जो है वो दिखने में मिलती है कि अवर प्रेसिडेंट इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। 5 नवंबर 2024, ओके, थैंक यू। अच्छा, कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी जो होता है ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, ये बड़े कम लोगों को पता होता है। और एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के अथॉरिटीज में, कि जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट होता है वो चांसलर होता है तमाम यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज का जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं कंट्री के अंदर जितनी भी होती हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो उन सब का चांसलर होता है। आपने ये नोट किया होगा कि अक्सर आप अगर देखें तो यूनिवर्सिटी का हमेशा वाइस चांसलर होता है, कभी भी चांसलर आपने नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहां पे आपने जरूर चांसलर का वर्ड सुना होगा, बट अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वहां पर चांसलर क्यों नहीं होता, बिकॉज चांसलर जो है वो प्रेसिडेंट होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुझे जब पता चला था तो लिटरली आई वाज शॉक्ड एज वेल कि ये एक नई बात है बहुत ज्यादा। एनी हाउ, जो प्रेसिडेंट होता है पाकिस्तान का वो कमांडर इन चीफ भी होता है तमाम आर्म फोर्सेस का, ठीक है जी।
सो अमेरिका के अंदर भी जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ देयर इज एनी क्योस, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, who is responsible for that, who is answerable? The president is answerable. And then comes responsible for policy making. All the policies that have been drafted in the United States of America fall in the ambit of अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है जी। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, ऑल द प्रोजेक्ट्स आर हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। ही अपॉइंट्स हिज ओन कैबिनेट, वो अपनी कैबिनेट अपॉइंट करता है। अब ये एक ना आप लोग जब आगे जाएंगे और मैं आपको एंड्रयू जैक्सन का टॉपिक आपको मैंने करवाना है। एंड्रयू जैक्सन का जो टॉपिक है उसके अंदर एक टॉपिक, उसके अंदर एक हेडिंग है किचन कैबिनेट के नाम से। तो बेसिकली मुझसे सीएसएस के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हुआ था किचन कैबिनेट के ऊपर। तो ये एंड्रयू जैक्सन के टाइम पर किचन कैबिनेट वाज फेमस। एंड देन व्हेन आई विल बी टीचिंग यू किचन कैबिनेट, तो मैं आपको वहां पर जो है डिस्कस करूंगी आपके साथ कि कैबिनेट का या फिर कांग्रेस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं। बट स्टिल यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी कैबिनेट खुद अपॉइंट करता है। ये जरूरी नहीं होता कि वहां पर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ही शामिल किए जाएंगे अपनी उसकी कैबिनेट के अंदर। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लोग कैबिनेट का पार्ट बन सकते हैं। उसके अंदर आपके कुछ लोग जो हैं वो टेम्परेरी भी होते हैं। ठीक है। जैसे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अलग है, बट स्टिल आई वांट टू रिलेट इट विद आवर कंट्री, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इस तरह से पाकिस्तान के सेटअप का भी आइडिया होता जाएगा। सो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सेटअप, यू हैव टू विन द इलेक्शन इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ कैबिनेट। ठीक है। अगर आप कैबिनेट का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ इलेक्शन जो है वो कुछ लोगों को उसमें से इलेक्शंस पास करने पड़ते हैं, सॉरी क्वालिफाई करना पड़ता है उनके ऊपर, या फिर विन करना पड़ता है जब इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो जिसको मर्जी बना ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रम्प की बात करें तो उसका जो दामाद था वो भी एक पोस्ट पर था, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी दोनों बीवियां। द थिंग इज कि उसने अपना एक सेटअप इस तरह से बनाया था। एंड दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ट्रम्प, बहुत से प्रेसिडेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने चाहने वालों को फेवर किया। द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू प्रेसिडेंट ओनली। जो भी मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेगा अपनी कैबिनेट के लिए वो किसी को जवाबदेह नहीं होंगे, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को जवाबदेह होंगे। प्रेसिडेंट फ्रेम्स द फॉरेन पॉलिसी, प्रेसिडेंट फ्रेम करता है फॉरेन पॉलिसी। प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होते हैं हायर एंड फायर करने के। ही अपॉइंट्स ऑफिशियल्स, जितने हाई लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे कौन अपॉइंट करता है, वो सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है जी। उसके बाद ही अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो सारे भी प्रेसिडेंट के इख्तियारात में आते हैं। ये आपको मैंने चेक्स एंड बैलेंसेस वाला टॉपिक करवाना है अभी, ये हम वहां पर डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ही हैज पावर टू ग्रांट पावर पार्डन। ठीक है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसके पास माफ करने का इख्तियार होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ साथ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के पास भी ये इख्तियारात होते हैं। ठीक है। माफी का इख्तियार जो है वो होता है। एंड दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे अब उसका ये आर्टिकल भूल रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, आई थिंक 54 है, 57 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन, या आई थिंक 147 है, इस तरह का कुछ है, मुझे भूल रहा है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज मेंशन्ड है दैट प्रेसिडेंट हैज द पार्डन पावर एंड दिस इज अन इस्लामिक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक अन इस्लामिक आर्टिकल है बिकॉज वी कॉल इट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रेसिडेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो माफी कर सकता है, सो दिस इज बेसिकली अन इस्लामिक। इसके ऊपर अब ऑब्जेक्शन या फतवा क्या दिया जाता है कि माफी का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास कैसे हो सकता है जब हमारे दीन में ये चीज शामिल कर दी गई है कि या तो किसास ये दियत होगी या फिर जो है प्रॉपर सजा होगी। तो सजा जो है उन्होंने कहा कि हमारे खुलफाए राशिदीन सजाएं माफ नहीं कर सकते थे, तो हाउ अ प्रेसिडेंट कैन। ठीक है। खुलफाए राशिदीन तो के आगे तो प्रेसिडेंट नहीं ना कुछ भी है उसके आगे। सो खुलफाए राशिदीन के पास ये इख्तियार
इख्तियारात नहीं थे, हजरत उमर के पास नहीं थे, मौला अली के पास ये इख्तियारात नहीं थे कि वो जो है इनको माफीनामा जो है दे सकते लोगों को, चूंकि उनको भी कटहरों में खड़ा होना पड़ा, एक जर्रा के लिए कटहरे में खड़ा होना पड़ा यहूदी के केस में. सो हाउ अ प्रेसिडेंट कैन पार्डन समवन. सो दिस इज समथिंग जो आपके उसमें अन इस्लामिक कंसीडर किया जाता है. हाउएवर वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन पावर्स, तो अमेरिकन पावर्स प्रेसिडेंट पावर्स, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पावर्स के अंदर ही हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, माफी जो है वो प्रेसिडेंट दे सकता है. ही हैज द पावर टू ग्रांट रिप्री टू द क्रिमिनल्स, जितने क्रिमिनल्स हैं उनको रिप्री देने का इख्तियार भी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट. आई विल शेयर स्लाइड्स विद यू. लास्ट ही आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये आइडिया देना चाह रही हूँ. प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमारा थोड़ा सा बीच में रह गया था टॉपिक, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं. ये हमारा राइट आफ्टर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा. ये टॉपिक आपका, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो देयर वाज लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जिस टाइम पर इंडिपेंडेंस हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की आई. लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स रिलाइड ऑन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस. ये वही कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है 1774 और 1775 वाली, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, उनके ऊपर रिलाई करना पड़ रहा था स्टेट्स को. कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वाज इटसेल्फ डिवाइडेड. आपको मैंने पढ़ाया है कि एक तरफ फेडरलिस्ट आ गए थे और एक तरफ एंटी फेडरलिस्ट आ गए थे. सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड डिले इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लैक ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट वाज अ मेजर हर्डल. एंड देन बिल ऑफ राइट्स वाज आल्सो देयर. बिल ऑफ राइट्स का पूरा टॉपिक आप लोगों को मैंने इन डेप्थ इन डिटेल जाकर करवाना है. सो यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बिल ऑफ राइट्स वाज देयर. नाउ वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर क्या था कि चूंकि सबसे बड़े ट्रेडर्स ही ब्रिटिशर्स थे, तो जब ब्रिटिशर्स ही वहां से निकल गए तो फिर अमेरिका के पास ट्रेड करने के लिए कोई मेजर पावर नहीं बची थी. इवन फ्रांस वाज आल्सो नॉट अ मेजर पावर, ब्रिटेन वाज अ मेजर पावर. अच्छा, गल्फ इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रिटेन हॉल्टेड ट्रेड एंड हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड. जाहिर है जिस टाइम पर आपने इंडिपेंडेंस उनसे ले ली है तो नाउ दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस. और देयर वाज वार डेट एज वेल. आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि जब भी जंग होती है तो जंग का एक कर्जा होता है, जंग के ऊपर एक बहुत कॉस्ट आती है. तो वो एक वार डेट जो है वो भी अमेरिका के ऊपर था. एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट अमेरिका वाज फेसिंग एट नेसेंट स्टेजेस. देन कम्स करेंसी इश्यूज. आपको पता है वो जो आपने सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मैंने आपको पढ़ाई, उसमें क्या उन्होंने कहा था कि करेंसी जो है वो हर स्टेट अपनी बना ले. सो जब हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी थी तो एक अजीब सा मेस क्रिएट हो गया. एंड देन दिस इशू वाज रिजॉल्व्ड व्हेन हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन फॉर्म द फर्स्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पहला बैंक जो है अमेरिका का वो सामने आ गया. नाउ कम्स द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. डिस्पाइट ट्रीटी ऑफ 1783, आपको बताया था मैंने कि ट्रीटी के अंदर क्या चीजें बताई जाती हैं. इस ट्रीटी के बावजूद मेनी एरियाज वर अंडर कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. बहुत से एरियाज ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में शामिल थे. ठीक है. दिस एम्बिटर्ड रिलेशंस, इस चीज ने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के रिलेशंस को तबाह कर दिया. ठीक है जी. और कुछ आप लोगों में से आई थिंक किसी ने कल स्पेन का रोल पूछा था, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि स्पेन का रोल हमेशा से बड़ा ही नोटोरियस रहा है अमेरिका के साथ. स्पेन कैप्चर्ड नीत्जे फोर्ट सपोर्टिंग रेड इंडियंस. आपने ये याद रखना है कि स्पेन जो है वो हमेशा से रेड इंडियंस को सपोर्ट कर रहा था. और रेड इंडियंस का क्या जो है वो स्टेटस है वो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ. एंड देन नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी कंट्रोल प्रॉब्लम्स. नॉर्थ वेस्ट की जो टेरिटरी थी वो आप यूं कह सकते हो कि सारा जंगल टाइप एरिया था. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट टेरिटरी, टू हैंडल दैट टेरिटरी. और उस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि उसके वहां से अमेरिका को हमलों का बहुत ज्यादा डर था, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दैट अमेरिका वाज फेसिंग एट दैट मोमेंट. So these were the problems that America faced at the nascent stages when America came into being, when America was at embryonic stages. So these were today's topics that I tried to do justice with. If you still have any questions, we are left with 2 minutes. You people can throw your questions and then I'll address them.